हेलो एंड वेलकम टू वारफस पेरेंट्स। आज की क्लास बीए सेकंड ईयर हिस्ट्री की है, जिसमें आज हम पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया 1206 टू 1526 एडी अर्थात मध्यकालीन भारत का राजनीतिक इतिहास 1206 से लेकर 1526 ईस्वी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही तरह के स्टूडेंट्स के लिए हैं। या कहने का अभिप्राय ये हुआ कि आपको जो कंटेंट है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा। पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया 1206 टू 1526 एडी इसकी सभी क्लासेस आपको पार्ट वाइज मिलेंगी। बहुत ज्यादा लंबी क्लासेस नहीं होंगी, छोटे छोटे पार्ट्स में आपको कई सारी क्लासेस मिलेंगी। तो आप सभी क्लासेस को प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। इससे पहले 2 पुरानी क्लासेस भी अपलोड है, उनको भी जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि एनुअल पैटर्न वाला जो सिलेबस है वो सेम ही है। तो उन क्लासेस को भी जरूर देख लीजिएगा। और इसके अलावा बाकी जितने भी संभावित क्वेश्चन है जिनकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है, उनको हम इन कक्षाओं के माध्यम से कवर करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल बताइए, राइट द टेन्योर ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसी के साथ साथ दूसरा क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई, व्हेन कुतुबुद्दीन ऐबक डाइड। तो जब हमें इन दोनों ही प्रश्नों का उत्तर लिखना है तो कुछ इस तरह से लिखना है। मैं आपको इन दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही जगह समझा रहा हूं। देखिए, 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की। ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ये मोहम्मद गोरी का ही गुलाम हुआ करता था। क्योंकि इस वंश के आरंभिक शासक गुलाम हुआ करते थे, इसलिए इस वंश का नाम पड़ गया गुलाम वंश। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं स्लेव डायनेस्टी। गुलाम वंश के अलावा इस वंश का एक और नाम है, इसको मामलुक वंश भी कहा जाता है। मोहम्मद गोरी के गुलामों में सबसे योग्य और सबसे विश्वसनीय कुतुबुद्दीन ऐबक था। जितने भी मोहम्मद गोरी के गुलाम थे, उनमें जो सबसे ज्यादा योग्य था और जो सबसे ज्यादा विश्वास का पात्र था, वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। ये ऐबक तुर्क जाति का था और ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो राज्याभिषेक हुआ वो 25 जून 1206 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। 25 जून याद रखने की आवश्यकता नहीं है, 1206 ईस्वी ही पर्याप्त है। और लाहौर ही उसकी राजधानी बनी। 1210 ईस्वी में चौगान यानी पोलो खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर में दफना गया, अतः कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा लाहौर में है। इस प्रकार कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासनकाल रहा वो कुल मिलाकर के 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक रहा। 1206 में तो उसका राज्याभिषेक हुआ लाहौर में, और 1210 में चौगान यानी पोलो खेलते समय इसकी मृत्यु हो गई। आफ्टर द डेथ ऑफ Muhammad Ghori in 1206 AD, Qutbuddin Aibak established the slave dynasty because the early rulers of this dynasty used to be slaves. Hence, it was named slave dynasty. The most capable and reliable amongst the slaves of Muhammad Ghori was Qutbuddin Aibak. Aibak belonged to Turkish caste. Aibak means god of the moon. The coronation of Qutbuddin Aibak took place in Lahore on June 25, 1206 AD, and Lahore became his capital. In 1210 AD, Qutbuddin Aibak died after falling from the horse while playing polo. Qutbuddin Aibak was buried in Lahore, hence the tomb of Qutbuddin Aibak is in Lahore. Thus, the reign of Qutbuddin Aibak, the ruling period of Qutbuddin Aibak lasted from 1206 AD to 1210 AD. तो इसमें हमने दोनों ही प्रश्नों को कवर कर लिया कि उसका शासनकाल कब था, तो 1206 से 1210 ईस्वी तक, और व्हेन वाज कुतुबुद्दीन ऐबक डाइड इन 1210 एडी। तो दोनों ही प्रश्नों को हमने यहां पर कवर कर लिया। अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाई गई 2 इमारतों के नाम लिखिए। नेम 2 बिल्डिंग्स बिल्ट बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार करने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक मस्जिद का निर्माण करवाया था, जिसका नाम था कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद को 1194 ईस्वी में दिल्ली में बनवाया गया था। और इसके अलावा एक और दूसरी मस्जिद जो फिर से 1194 ईस्वी में ही बनवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो अजमेर में बनवाई गई थी, उसका नाम है अढ़ाई दिन का झोपड़ा। इसके अलावा फिर 1199 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार अल काकी की याद में एक मीनार का निर्माण आरंभ कराया, जिसे कहा जाता है कुतुब मीनार। हालांकि कुतुब मीनार का यह निर्माण आरंभ ही करवा पाया था, पूरा नहीं करवा पाया था। पूरा करवाया था इसके बाद इल्तुतमिश ने। और याद रखिएगा, कुतुब मीनार से अजान दी जाती थी। टू प्रोपेगेट द रिलीजन ऑफ इस्लाम इन इंडिया, कुतुबुद्दीन ऐबक बिल्ट अ मॉस्क हुज नेम वाज कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद. Quwwat ul Islam Mosque was built in Delhi in 1194 AD. The second mosque was built by Qutbuddin Aibak in Ajmer in 1194 AD, which is called Adhai Din Ka Jhopda. In 1199 AD, Qutbuddin Aibak started the construction of a minaret in the memory of his Guru Qutbuddin Bakhtiar al-Kaki, which is called Qutub Minar, and Ajan was called from कुतुब मीनार. अगला क्वेश्चन है, खिलजी वंश की स्थापना कब और किसने की? व्हेन एंड हु इज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी? दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक रहा. जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना की. गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था वो था क्यूमर्स, और इस क्यूमर्स की हत्या करके जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत पर अधिकार कर लिया. इस क्यूमर से ही पहले एक गुलाम वंश का एक और शासक था कैकुबाद. इस कैकुबाद ने ही केलूगढ़ी में यानी किलो खड़ी में एक महल बनवाया था. इसी कैकुबाद द्वारा बनवाए गए महल में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपना राज्यारोहण किया 1290 ईस्वी में, यानी 1290 ईस्वी में सुल्तान बना. गुलाम वंश की समाप्ति हुई, खिलजी वंश दिल्ली सल्तनत में आ गया. जलालुद्दीन फिरोज खिलजी भारत में खिलजी वंश का संस्थापक बना, और ध्यान रखने की बात यह है कि वो 70 वर्ष की आयु में शासक बना था, जो दिल्ली सल्तनत का सबसे बूढ़ा सुल्तान था. दिल्ली सल्तनत में जितने भी वंश हुए उनमें जो सबसे बूढ़ा सुल्तान था वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था. चाहे गुलाम वंश हो, गुलाम वंश के बाद चाहे खिलजी वंश हो, उसके बाद फिर तुगलक वंश, तुगलक वंश के बाद सैयद वंश, और सबसे बाद में दिल्ली सल्तनत में था लोधी वंश. इन पांचों वंश में जितने भी शासक हुए हैं दिल्ली सल्तनत में, उनमें सबसे ज्यादा वृद्ध शासक था वो यही जलालुद्दीन खिलजी था. द खिलजी
Khilji dynasty lasted in the Delhi Sultanate 1290 to 1320 AD. Jalaluddin Firozh Khilji established the Khilji dynasty in 1290 AD. Jalaluddin Khilji took control of the Delhi Sultanate by killing Qamars, the last ruler of the slave dynasty. Jalaluddin Firozh Khilji was crowned in 1290 AD in the Kilokhadi Palace built by Yakubad. Jalaluddin Firozh Khilji became the founder of Khilji dynasty in India. He became the ruler at the age of 70, making him the oldest sultan of the Delhi Sultanate. अगला क्वेश्चन है, तुगलक वंश के पतन के दो कारण बताइए. टेल द टू रीजंस ऑफ डिक्लाइन ऑफ तुगलक डायनेस्टी. अब ध्यान रखिएगा, दिल्ली सल्तनत में जो सबसे पहला वंश था वो गुलाम वंश था, उसके बाद खिलजी, और खिलजी के बाद आया था तुगलक वंश. अब तुगलक वंश के पतन के कारणों की बात की जाए तो दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला वंश ही था तुगलक वंश, और तुगलक वंश का जो समय काल रहा था वो 1320 ईस्वी से लेकर के 1414 ईस्वी तक था. अर्थात लगभग 94 वर्षों तक दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश के शासकों का शासन था. तुगलक वंश के पतन की नींव मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासनकाल में ही अपनी मूर्खतापूर्ण नीतियों से रख दी थी. उसकी नीतियां सबसे ज्यादा असफल रही थी. हालांकि मोहम्मद बिन तुगलक को सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा और विद्वान शासक माना जाता है दिल्ली सल्तनत में. एक तरफ जहां इसको सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा, योग्य और विद्वान की उपाधि है, तो दूसरी ही तरफ इस सुल्तान को पागल और रक्त पिपासु की उपाधि भी मिली हुई है. और इसने अपने शासनकाल में जो नीतियां चलाई वो ज्यादातर असफल रही, और उन्हीं में से एक है राजधानी स्थानांतरण. इसने अपने शासनकाल के दौरान राजधानी को बदल दिया था. मोहम्मद बिन तुगलक ने 1327 ईस्वी में अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित कर दी, और इस देवगिरी का नाम रख दिया था इसने दौलताबाद. और यह राजधानी परिवर्तन इसलिए किया गया था जिससे कि उत्तर और दक्षिण भारत के संपूर्ण साम्राज्य को नियंत्रित किया जा सके. इसलिए राजधानी का स्थानांतरण इसलिए किया था कि नॉर्थ इंडिया के साथ साथ जो दक्षिण भारत के जो राज्य हैं उनके ऊपर भी कंट्रोल किया जा सके. लेकिन ऐसा हो ना सका क्योंकि राजधानी बहुत ज्यादा दूर हो गई. उस समय इतने साधन नहीं थे यातायात के, इस वजह से प्रांतों पर कंट्रोल रखना मुश्किल हो गया. द लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत पीरियड वाज द तुगलक डायनेस्टी. The period of Tughlaq dynasty was 1320 to 1414 AD. The foundation of the downfall of Tughlaq dynasty was laid by Muhammad bin Tughlaq with his foolish policies during his reign. His policies were most unsuccessful. The number one is changing capital. Muhammad bin Tughlaq shifted his capital from Delhi to Devgiri, which he named Daulatabad in 1327 AD. This change of capital was done so that the entire empire of North and South India could be controlled. अब इसने राजधानी तो बदल दी, लेकिन न तो जनता इसके महत्व को समझ सकी और न ही इस प्रकार नियंत्रण रखना संभव हो सका. इसलिए यह योजना बुरी तरह विफल रही. उस काल में परिवहन के साधन बहुत कम थे, अतः दिल्ली से जो दूर के प्रदेश थे उन पर नियंत्रण रखना एक कठिन कार्य था. तुगलक वंश के पतन का जो दूसरा कारण हो सकता है वो है फिरोज शाह तुगलक का उत्तरदायित्व. तुगलक वंश के पतन में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक का भी हाथ रहा. उसकी दास विभाग की स्थापना, अत्यंत कठोर जजिया कर, शाही खजाने का अनियंत्रित खर्च आदि नीतियां तुगलक वंश के पतन का कारण बनी. मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जब फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत में शासक बना तो उसने एक दास विभाग की स्थापना की, गुलामों के एक बहुत बड़े विभाग की स्थापना की, जिसकी वजह से शाही खर्च बहुत ज्यादा बढ़ गया. इसके अलावा इसने अत्यंत कठोर जजिया कर भी लगा दिया. इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था फिरोज शाह तुगलक ने. इससे भी जनता में असंतोष फैल गया. और इसके अलावा इसने शाही खजाने का अनियंत्रित व्यय किया, फिजूल खर्ची की, जो कि तुगलक वंश के पतन का कारण बनी. फिरोज शाह तुगलक के बाद दिल्ली सल्तनत का विघटन हो गया और उत्तर भारत छोटे छोटे राज्यों में बट गया. बट नीदर द पब्लिक कुड अंडरस्टैंड इट्स इंपॉर्टेंस नॉर वाज इट पॉसिबल टू कंट्रोल इट इन दिस वे. देयरफॉर दिस प्लान फेल्ड miserably. There were very few means of transportation in that period. Therefore, it was a difficult task to control the areas which were far away from Delhi. Second one is responsibility of Firoz Shah Tughlaq. Sultan Firoz Shah Tughlaq also had a hand in the decline of Tughlaq dynasty. His policies like establishment of slave department, extremely harsh jizya tax, and uncontrolled expenditure of the royal treasury, etc., became the reason for the decline of Tughlaq dynasty. After Firoz Shah Tughlaq, the Delhi Sultanate disintegrated and North India was divided into small states. अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक की दो योजनाएं बताइए. टेल द टू प्लान्स ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक. मोहम्मद बिन तुगलक तुगलक वंश के संस्थापक ग्यासुद्दीन तुगलक का बड़ा बेटा था. अर्थात तुगलक वंश की जो स्थापना की थी वो ग्यासुद्दीन तुगलक ने की थी. इसके पिता ने इसकी शिक्षा की समुचित व्यवस्था की थी. यह सैनिक और बौद्धिक गुणों से परिपूर्ण था. मोहम्मद बिन तुगलक में सैनिक गुण थे और बौद्धिक गुण भी थे. इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज भी थी. ग्यासुद्दीन तुगलक के बाद जूना खां, मोहम्मद बिन तुगलक के बचपन का नाम था जूना खां. ग्यासुद्दीन तुगलक के बाद जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा. सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सबसे अधिक पढ़ा लिखा, विद्वान और योग्य व्यक्ति था. मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा चलाई गई योजनाएं कुछ इस प्रकार हैं. सबसे पहला था सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी. इसने अपने शासनकाल में सांकेतिक मुद्रा चलाई, टोकन करेंसी चलाई. मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे की सांकेतिक मुद्रा चलाई. उसका उद्देश्य था सोने चांदी जैसी बहुमूल्य धातुओं को नष्ट होने से बचाना. परंतु बड़े स्तर पर नकली सिक्कों का निर्माण शुरू हो गया. मोहम्मद बिन तुगलक ये सोचता था कि सोने और चांदी जैसी बहुमूल्य धातुओं का विनाश क्यों करना है, तो इसलिए इसने टोकन करेंसी चला दी. जैसे आज हमारे यहाँ कागज के नोट चलते हैं तो कागज की कोई ज्यादा वैल्यू नहीं होती ना, बस उसकी फेस वैल्यू ज्यादा होती है. जब कागज पर कहीं 100 लिखा रहेगा तो उसकी वैल्यू 100 है, 50 लिखा रहेगा तो उसकी वैल्यू 50 है. टोकन करेंसी में फेस वैल्यू बड़ी होती है, जबकि उस करेंसी की वैल्यू
कुछ नहीं होती। तो चांदी और सोने के सिक्कों के स्थान पर तांबे की जो वैल्यू है वो उतनी नहीं होती, बस उसकी केवल फेस वैल्यू बड़ी होगी। 10 लिखा रहेगा तो वो 10 के बराबर है, 5 लिखा रहेगा तो वो 5 यूनिट के बराबर है, उसकी केवल फेस वैल्यू होती है बड़ी। जब बहुत बड़े स्तर पर नकली सिक्कों का निर्माण शुरू हो गया, लोगों ने तांबे के सिक्के घरों पर ही बनाने शुरू कर दिए, तो फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने बाजार से सभी तांबे के सिक्के लेकर सरकारी खजाने के बदले चांदी के सिक्के दे दिए। इससे खजाना रिक्त हो गया और ये योजना विफल हो गई। अब यदि किसी ने फर्जी सिक्के भी बनाए थे तो सभी सिक्के ले लिए और उनके बदले चांदी के सिक्के दे दिए। इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी। मोहम्मद बिन तुगलक इंट्रोड्यूस्ड कॉपर टोकन करेंसी in place of silver coins. Its objective was to save precious metals like gold and silver from destruction, but production of fake coins started on a large scale. After this, Muhammad bin Tughlaq took all the copper coins from the market and replaced them with silver coins from the government treasury. Due to this, treasury became empty. This plan was failed. मोहम्मद बिन तुगलक की जो एक और योजना थी वो थी राजधानी परिवर्तन, चेंज ऑफ कैपिटल। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1327 ईस्वी में अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की और इसका नाम दौलताबाद रखा। और याद रखिएगा ये महाराष्ट्र में है, इसे कुतुबुल इस्लाम भी कहा जाता है। यह राजधानी परिवर्तन इसलिए किया गया था जिससे कि उत्तर और दक्षिण भारत के संपूर्ण साम्राज्य को नियंत्रित किया जा सके, लेकिन न तो जनता इसके महत्व को समझ सकी और न ही इस तरह से नियंत्रण रखना संभव हो सका, इसलिए ये योजना भी विफल रही। मोहम्मद बिन तुगलक शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी इन 1327 AD and named it Daulatabad. It is in Maharashtra. It is also called Qutubul Islam. This change of capital was done so that the entire empire of North and South India could be controlled. But neither the public could understand its importance nor was it possible to control it in this way. Therefore, this plan was also failed. तो इस पहली क्लास में हमने इतने ही क्वेश्चन रखे हैं। इससे आगे के क्वेश्चन आपको क्लास नंबर 2 में मिलेंगे। सारी क्लासेस आपको पार्ट वाइज मिलती जाएंगी। सबसे पहले ये क्लासेस शॉर्ट क्वेश्चंस में है, उसके बाद आपको लॉन्ग क्वेश्चंस की क्लासेस मिलेंगी। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे इन क्लासेस के माध्यम से मैं सभी आपको करा दूंगा। आपको पार्ट वाइज क्लासेस देखते जाना है। इसकी एक प्लेलिस्ट बन जाएगी, आप प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच ये क्लास देखने के लिए। अब हम क्लास नंबर 2 में मिलेंगे।